औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून और चैनल वारिस अकेडमी के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा टॉपिक चल रहा है अनलॉफुल असेंबली और हम पाकिस्तान पिनल कोड को यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे राइटिंग, बलवा। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा के वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को डिटेल तक देखिए, एंड तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी आरा, अपनी तजावीज़ से मुझे ज़रूर नवाजें। आपकी आरा की रोशनी में मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर हम अपनी इन वीडियोज़ को आप तक पहुँचा सकें। मेरा मुतमईन नज़र ये है कि हम कानून को थॉरली इसलिए पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी तक ये पहुंच सके, क्योंकि कानून को जब तक पाकिस्तान के शहरी जानेंगे नहीं, कानून पर अमलदारी मुमकिन नहीं होगी। हमारे वैसे भी लिटरेसी रेट बहुत कम है और ख़ास तौर पे कानून की तालीम तो बहुत रेयर चांसेस हैं, इंतहाई कम लोग हैं जो कानून की तालीम हासिल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कानून की तालीम हासिल करके हम एडवोकेट बने, हम जहाँ वहाँ जाके वकील बने। एक आम शहरी का हक भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो कानून को समझे, कानून को वो जानता हो, ताकि उसको अपने हकूक़ व फ़राइज़ का पता हो। वगरना अगर मैं एक आम शहरी के तौर पे मुझे कानून का पता नहीं होगा तो मेरे साथ कोई भी बंदा चीट कर जाएगा, कोई भी फ्रॉड कर जाएगा और मुझे अपने हकूक़ व फ़राइज़ का पता नहीं होगा। तो मैं एक सदका जारिया समझते हुए एक हल्की सी कोशिश कर रहा हूँ, कावश कर रहा हूँ कि हम किसी भी किताब को पकड़े, उसको थॉरली पढ़ दे और आम आवाम तक पहुंचा दे। इससे आम आवाम का भी फ़ायदा होगा और लॉ के जो स्टूडेंट हैं वो घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की। और मेरे जो लॉयर भाई, वकला भाई, छोटे भाई और बहनें जूनियर वकला हैं, उनको भी रहनुमाई यहाँ से मिल सकती है। तो इसमें आप मेरा सिर्फ इतना साथ दीजिए कि आप इन वीडियोज़ को बगौर डिटेल के साथ, तफसील के साथ मुकम्मल देखिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुपों में इसको भिजवाइए, ताकि दूसरे दो दोस्त जो है वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सदका जारिया है, ये सिलसिला फैलता चला जाए और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला इसमें मदद करने वाला है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो अपने मुल्क की कवानीन को समझ सके। तो नाज़रीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है राइटिंग, बलवा। आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो बलवाइयों ने हमला कर दिया। कि हम जब तारीख की किताबें पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है जी वो सिखों ने जनाब एक जत्था आया और उसने बलवा किया और उसने जनाब इतने सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया। या हम कभी सुनते हैं, ख़ास तौर पे ये भी अभी हम लेटेस्ट एक वाक़या गुजरा है हमारी मुल्क की तारीख का, बदतरीन दौर वो दिन था, स्यातरीन दिन था कि जब चंद नासमझ हमारे बहन भाइयों ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडे को तकमील देते हुए मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दफातर के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के दफातर के ऊपर बाकायदा हमला किया। और वहाँ पे वो केसेस तो चल रहे हैं, मेरा किसी सियासी जमात से वो लेना देना नहीं, लेकिन उसमें शायद जमात वालों का कसूर हो या ना हो, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। असल मकसद हमारा उस मिसाल को देने का ये है कि हम ये बता सकें कि बलवा कहते किसे हैं, राइटिंग कहते किसे हैं। तो उन्होंने वो जाके हमला किया, तो उनका जो जत्थे के जत्थे जाके हमले कर रहे थे, दरअसल उनको हम उर्फ़े आम में बलवाई कहेंगे, बलवा करने वाले कहेंगे। अब बलवा है क्या, उसकी डेफिनेशन पाकिस्तान के कानून में क्या है, और जो बलवे में बलवा करेगा, जो बलवाई होगा, उसको पाकिस्तान के कानून में सज़ा क्या मिलेगी, ये ज़रा आपके साथ शेयर करने का मूड है आज। तो बड़े लाइटर मूड में, बड़े पुरसुकून अंदाज में हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुफ्तगू करने का मज़ा आता है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस गुफ्तगू को सुना करें, दोस्तों तक भेजा करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी आरा दें मुझे, ताकि हम दो बदू आपके दिए गए तबसरों की रोशनी में मैं इसको बेहतर से बेहतर करूं। कुछ कमियां हो सकती हैं बीइंग इंसान, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। तो आइए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बलवा क्या है, इसकी डेफिनेशन दफ़ा 146 है, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 146 है, जिसके अंदर बलवे की, राइटिंग की, इंग्लिश में लफ्ज़ है राइटिंग और उर्दू में बलवा,
इसकी तारीफ बयान की गई है। कहा गया कि व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। हमने लास्ट एपिसोड में हमने अनलॉफुल असेंबली को पढ़ा था। 5 या 5 से ज़ायद लोग इकट्ठे हों और उनका वो मुश्तरका मकसद हो जो दफ़ा 141 के अंदर 5 मकासद बताए गए हैं, उनमें से कोई एक हो। उस मकसद के हसूल के लिए कोई शख्स जो है वो अनलॉफुल असेंबली बना ले, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, और वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की वो अनलॉफुल असेंबली जो है अगर ताकत का इस्तेमाल करे, फोर्स का और वायलेंस या तशद्दुद का इस्तेमाल करे, यानी व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, जब एक मजमा खिलाफ कानून जो है वो फोर्स का, ताकत का या वायलेंस मीन तशद्दुद का इस्तेमाल करे, और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, या उसका कोई मेंबर जो है वो ताकत का इस्तेमाल करे या वायलेंस यानी तशद्दुद का इस्तेमाल करे, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, उस असेंबली का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए थे। हमने पढ़ा था दफ़ा 141 के अंदर कि ये 5 मकासद हैं। इन 5 में से किसी एक मकसद के हसूल के लिए अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, उनका मुश्तरका मकसद ये वाला हो, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। अब उस मजमा खिलाफ कानून का जो मुश्तरका मकसद था जिसके लिए वो इकट्ठे हुए, उसके हसूल के लिए अगर वो असेंबली या उस असेंबली का कोई मेंबर फोर्स इस्तेमाल करता है, ताकत इस्तेमाल करता है या वायलेंस तशद्दुद इस्तेमाल करता है, तो फिर कहा जाएगा इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग, कि वो असेंबली पूरी की पूरी या वो मेंबर जो है जो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, जो वायलेंस इस्तेमाल कर रहा है, वो बलवे का, वो राइटिंग का गुनहगार होगा। ये है बलवा। ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों को पता हो, लफ्ज़ सुना था बलवा, लेकिन बलवा है क्या? वो मजमा खिलाफ कानून जो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल था, और उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के उस मजमा खिलाफ कानून का जो मकसद था जिसके लिए वो इकट्ठे हुए थे, उस मकसद के हसूल के लिए अगर वो अनलॉफुल असेंबली या उसका कोई मेंबर फोर्स या तशद्दुद इस्तेमाल करेगा, तो वो बलवे का जिम्मेदार होगा, गुनहगार होगा, मुजरम होगा। तो नाज़रीन, बलवे की पनिशमेंट बताई गई। अब जिसने बलवा किया उसके नताइज क्या निकलेंगे, ऐसे शख्स के लिए सज़ा क्या रखी गई? तो दफ़ा 147 में बयान किया गया कि हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग, जो बलवे का गुनहगार है। अभी हमने पढ़ा कि अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर या अनलॉफुल असेंबली अपने मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए फोर्स का इस्तेमाल करे या तशद्दुद का इस्तेमाल करे, तो वो गिल्टी होगा राइटिंग का। तो जो राइटिंग का गिल्टी होगा यानी बलवे का जिम्मेदार होगा, बलवे का गुनहगार होगा, उसके लिए कहा गया कि हुएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी पनिश्ड, उसको यकीनन सजा मिलेगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, उसको 2 साल तक की कैद की सजा या जुर्माने की सजा या दोनों सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी। ये बलवा करने वालों के लिए अलार्मिंग है, एक इतला है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन व अमान से रहना हर शहरी का हक है। मैं मादर पिदर आज़ाद पैदा हुआ हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली आज़ादियाँ हैं, मेरी आज़ादी वहाँ तक है। नाजरीन, काबिल गौर बात है, मैं आज़ाद हूँ, मैं इस बाजू को जहाँ मर्जी घुमाता फिरूँ, लेकिन जब ये बाजू अगले के चेहरे के इतना करीब चला जाएगा, उसकी बॉडी के इतना करीब चला जाएगा कि जेस्चर मिल जाएगा कि उस पर हमला होने वाला है, तो वहाँ पे मेरी आज़ादी पे कदगन है, अगले की आज़ादी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, पुरअमन शहरी के तौर पे हमें ये इदराक होना चाहिए कि कहीं हम बलवा तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा तो नहीं बन रहे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए अब तक पहुंचा रहा हूं कि हमें कानून के एक ताबे फरमा शहरी बनना है। तो नाज़रीन, ये है बलवा की सज़ा, और दफ़ा 148 में मज़ीद आगे सज़ा बयान की गई है। उसमें कहा गया है, दफ़ा 148 पढ़ते हैं
जिसके अंदर यह कहा गया कि राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर बलवा जो है वो मुसल्ला होकर डेडली वेपन यानी ऐसे वेपन जिनसे मोहलक हथियार जिनको कहा जा सकता है उनसे मुसल्ला होकर बलवा किया जाए तो फिर क्या होगा? whoever is guilty of writing armed with deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, ऐसे वेपन या ऐसी चीज के साथ अगर कोई शख्स मुसल्ला होकर बलवा करता है जिससे किसी की जान ली जा सकती हो तो ऐसा बलवा करने वाले के लिए सजा रखेगी shall be punished with imprisonment of either description for a term which will extend to 3 years or with fine or with both. ऐसे शख्स के लिए सजा रखी गई 3 साल तक की कैद की या जुर्माने की या दोनों सजाएं। तो नाज़रीन सेक्शन 148 के अंदर 20 सजा बताई गई और यहाँ साथ साथ 149 सेक्शन को पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसमें एक अगली बात ये बताई गई कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। कहता है कि एक मजमा खिलाफ कानून अगर बना उसके अंदर जो लोग थे उनके इल्म में था कि मजमा खिलाफ कानून के नतीजे में ये जुराइम हो सकते हैं और उस असम्बली का कोई एक मेंबर वो जुर्म कर डालता है जिसकी बाबत मजमे के लोगों को पता था कि ये नतीजे में जुर्म हो सकता है और फिर भी वो मजमे का हिस्सा बना रहा, तो किसी एक ने जुर्म किया है, सब ने नहीं किया। मिसाल के तौर पे 10 लोग इकट्ठे हुए, उनका एक मुश्तरका मकसद था और सब जानते थे कि इसके नतीजे में इसके हसूल के लिए इस मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए फला 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 जुर्म हो सकता है और वो मजमा का हिस्सा रहे, तो उनमें से कोई 1-2 उठे, उन्होंने जाके वो अमल कर दिया, तो जितने उस असम्बली के मेंबरान थे वो तमाम के तमाम उस जुर्म के भी जिम्मेदार होंगे जो उन्होंने खुद से नहीं किया। ये सेक्शन 149 कहती है। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और दफ़ा 150 से आगे पढ़ेंगे। आज तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। वतन अजीज़ की सलामती के दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।